अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी हरी मोहन। सब जानते हैं हरी मोहन जी को, टीचर भी हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी है, मीडिया में भी नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आरज़ू जी, आपने बुलाया। और अब तो मैं हर इंडियन को यही कह रही हूँ कि आपने घबराना नहीं है, तो हरी मोहन जी आपने भी घबराना नहीं है। हमने एक और डिफेंस पैक्ट कर लिया है जिसमें टर्की भी शामिल हो गया है। पहले सऊदी अरब के साथ था, अब टर्की भी है। कहा यही जा रहा है कि ये ईरान के खिलाफ नहीं है। बार-बार ये बताया जा रहा है ईरान के खिलाफ नहीं है, तो फिर आपके ख्याल से फिर क्या ज़रूरत पेश आ गई इस डिफेंस डील को करने की, जिसमें कहा ये जा रहा है कि 32 कंट्रीज़ और भी ऐड होंगी शायद आगे, ऐसा टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। 32 कंट्रीज़ इस डिफेंस पैक्ट में। अब वही वाली बात है, हमें क्यों घबराना है? पहली बात तो आरज़ू जी, हम उस टाइम नहीं घबराए जब 1971 में हमारे पास कुछ खास रिसोर्सेज और कुछ खास मिलिट्री पावर नहीं, मिलिट्री माइट नहीं था। आपके पास बहुत हैवी 65 में बहुत हैवी आर्टिलरी हुँ, थी, टैंक्स वगैरह थे, अमेरिका का सपोर्ट था। हम तब नहीं चाइना का सपोर्ट था, हम तब नहीं घबराए 1971 में। तब भी हमारी सिचुएशंस कुछ खास नहीं थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी, आर्मी बहुत ज्यादा मतलब जिसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं थी, अपने बॉर्डर्स को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। और मुझे लगता है थोड़ा सा नुकसान आपको ज्यादा हुआ था उस टाइम पर, आप माने या ना माने, हालांकि आप नहीं मानते, लेकिन नुकसान आपको ज्यादा हुआ था। हम तब भी नहीं घबराए जब सियाचिन हुआ, तब भी नहीं घबराए जब 91 के अंदर हमारा यूएसआर मतलब 91 में फॉल ऑफ यूएसएसआर होता है और हमारी जो सबसे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिकल फ्रेंड जो था वो नहीं रहा या उतना पावरफुल नहीं रहा, और हमें बहुत तगड़े इकोनॉमिक क्राइसिस का जो है वो सामना करना पड़ा। हम तब भी नहीं घबराए, कुछ मतलब बॉर्डर पार से कुछ चूहे आ गए हमारे पहाड़ों पर कब्जा कर लेते हैं और हमें बिल्कुल नीचे से कारगिल हाइट्स के ऊपर जाकर कब्जा करना पड़ रहा था। तो अब इतना जब हमने सोच लिया उस समय पर जब हमारे पास कुछ नहीं था, तब हम इतना नहीं कभी नहीं घबराए। तो अब तो सीधी सी बात ये है कि आज के दिन तो अमेरिका का सामना खुलकर कर रहे हैं, चाइना वालों को बॉर्डर के ऊपर लट्ठों से धो दिया है। चाइना 2-4 कदम पीछे हट चुका है, मतलब चाइना कदम पीछे हटा रहा है, वो अपने जो कैजुअलिटीज है उसको बताने से घबरा रहा है। आप प्रॉब्लम में हैं। पहले जो आग हमारे तरफ वाले कश्मीर में लगी हुई थी, वो आपकी तरफ वाले कश्मीर में लगी हुई है। जो बॉर्डर हमारे आप जो टेंस रखते थे, हमारे बॉर्डर पे जिस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होती थी, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर में डिस्टरबेंस क्रिएट होती थी, उससे कहीं ज्यादा जो डेडली डिस्टरबेंसेस हैं वो आपके वेस्टर्न बॉर्डर पर क्रिएट हो रखी हैं। आपका कोई पड़ोसी खुश नहीं है आपसे, आप सबके साथ लड़ाई के अंदर है। मुझे नहीं लगता कि चाइना भी कुछ खासा खुश यहाँ पर नजर आ रहा है। और रही बात कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, कि ये एक ट्रायंगुलर एक एक्सेस बनाया गया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए ट्रायंगुलर एक्सेस के अंदर मैं एक बहुत छोटी सी एक बात समझने की कोशिश करूंगा और आप मुझे समझाइएगा आरजू जी, कि सऊदी अरेबिया अपनी मिलिट्री माइट के लिए कितना जाना जाता है, मुझे ये बताइए। उसके पास अपना कितना डिफेंस प्रोडक्शन है, कितना उसके पास ग्राउंड फोर्सेस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग उसके पास एयर फोर्सेस हैं, कितनी उसके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है। पहली तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा, मुझे बताइए। जहां तक मुझे पता है, मैं अपने फैक्ट्स अगर ठीक करूं, जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान के मतलब सऊदी अरेबिया अपनी सिक्योरिटी के लिए बार बार पाकिस्तान के पास आकर रिक्वेस्ट करता है कि यार मैं यमन में फंस गया हूं, आ जाओ, यार मैं यहाँ फंस गया हूँ, आ जाओ। और आपके मिलिट्री ऑफिशियल्स जो हैं, बड़े बड़े मिलिट्री तो नहीं कहेंगे, जो ऑफिशियल्स हैं, वो रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरेबिया की बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तब जाके उन्हें बिलियंस ऑफ या मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सैलरीज मिलती है। अब मुझे ये बताइए, सऊदी अरेबिया के साथ आपका डिफेंस पैक्ट होता है, तो सऊदी अरेबिया आपके लिए, सऊदी अरेबिया के नो डाउट डॉलर आपके लिए काम के हैं, लेकिन सवाल यही है कि उस सऊदी अरेबिया के पास जितने डॉलर हैं, उन डॉलरों से आप जंग जीतेंगे या फिर अपनी कंट्री की स्टेबिलिटी से आप जंग जीतेंगे? और जंग करनी ही क्यों है? क्या आप उन डॉलरों से आपके यहाँ स्टेबिलिटी आ रही है, या फिर आपका जो मतलब जिसे कहते हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ योर सोसाइटी है, फोर्सेस वगैरह जो भी हैं, वो उस डॉलर को खाकर अपना काम चला ले? दूसरी बात,
अर्जुन, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरेबिया के साथ पैक्ट से पाकिस्तान को डॉलर्स के अलावा फायदा क्या है ग्राउंड पर। और डॉलरों से जंग नहीं जीती जाती है, आप भी जानते हैं। दूसरी बात, टर्की, नो डाउट टर्की के पास एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, लेकिन टर्की और पाकिस्तान के एसोसिएशन से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है, मैं नहीं समझ पा रहा। जो ईरान पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा हॉस्टाइल नहीं था, बिल्कुल नहीं, इतना हॉस्टाइल नहीं था, कहीं ना कहीं एक बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने की कोशिश थी, बैलेंस मेंटेन होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ईरान से उस लेवल के रिलेशंस नहीं थे कि बिल्कुल ही आप। लेकिन जैसे ही आप टर्की के साथ एक एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब से टर्की के साथ आपने एक्सेस बनाने की कोशिश की है, क्या ईरान के साथ आपके रिलेशंस सुधर गए? मेरा ऐसा मानना है नहीं। इसका इससे अंदाजा लगाकर देखिए, जब अमेरिका और ईरान की लड़ाई होनी शुरू हुई, तो आप ही के हाईएस्ट ऑफिशियल ने शिया क्लेरिक्स को बुलाया और शिया क्लेरिक्स को बुलाकर क्लियर वर्ड्स में कहा कि देखो भैया, सीधी सी बात यह है, अगर ईरान से कोई प्रॉब्लम, अगर पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम है और आप ईरान का साथ देना चाहते हो, तो पहली फुर्सत में ईरान निकल जाओ। जहां तक मुझे याद है, आपके किसी बड़े ऑफिशियल ने ऐसी किसी मीटिंग के अंदर क्लियर वर्ड्स में इंस्ट्रक्शन दी थी। कौन थे, क्या थे, वो आप वो करिएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। सोचकर देखिए, जहां तक मुझे पता है आपके यहाँ अप्रोक्सीमेट 20% शिया पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तान इंडिया के लिए एक फॉर्मूला यूज करने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहता था कि अगर पाकिस्तान मुसलमानों, अगर इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो इंडिया का मुसलमान पाकिस्तान के साथ होगा, अगर वो फॉर्मूला या लागू पाकिस्तान के अकॉर्डिंग ही किया जाए, तो पाकिस्तान की अगर ईरान से लड़ाई होगी तो पाकिस्तान का 20% शिया किस तरफ खड़ा होगा, मुझे नहीं पता। ये आप लोग जवाब दें। पाकिस्तान और तालिबान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो पठान है, और पठानों से आप कुछ अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, वो किस तरफ खड़े होंगे या उनका दिल किस तरफ होगा, ये एक सवालिया निशान लगाता है। तो सवाल ये है, टर्की के साथ बेनिफिट, टर्की के साथ आप एक मिलिट्री एक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपके वेस्टर्न बॉर्डर्स पर कितना हो रहा है और आपके घर के अंदर कितना हो रहा है, क्या आपकी कंट्री ने कभी इस चीज की कैलकुलेशन करी? अब तीसरी बात, मुझे एक चीज और बताइए, इस फैक्ट के बाद बहुत बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेमन फॉर्म में, बहुत मतलब लेमन फॉर्म में एक बार सोच कर देखें तो मैं तो खुश होऊंगा कि अच्छा, इसका टर्की के साथ, पाकिस्तान का टर्की के साथ एक एसोसिएशन हो गया है। अरे भाई, पाकिस्तान का अगर टर्की के साथ एसोसिएशन हो गया है, तो इसका प्लस पॉइंट क्या होगा इसके लिए, इंडिया के लिए? मतलब कैलकुलेट करके देखिए, बेसिक कैलकुलेशन में अगर आपने टर्की के साथ एसोसिएट किया है, तो ईरान आपको फ्रेंडली कंट्री देखेगा, न्यूट्रल कंट्री देखेगा या हॉस्टाइल कंट्री देखेगा? अगर उसने इस तरीके से कुछ भी किया है, तो आपको इंडियन बॉर्डर पे फोर्सेस ज्यादा रखनी चाहिए या फिर ईरान के बॉर्डर पे? आपको इंडियन बॉर्डर पे फोर्सेस ज्यादा रखनी चाहिए या अफगानिस्तान के बॉर्डर पे? मुझे ऐसा लगता है इस पैक्ट के बाद इंडिया को तो खुशी के लड्डू मिले बांटने चाहिए कि भाई मजा आ गया, पाकिस्तान एक ऐसे जाल में खुद जाके फंस गया कि उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स ऑटोमेटिकली अब डिस्टर्ब्ड फॉर्म में नजर आएंगे और पाकिस्तान को ईस्टर्न से नहीं, वेस्टर्न फ्रंट्स पर ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और इंडिया का जो वेस्टर्न फ्रंट है, यानी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उसके ऊपर हमें इतना प्रेशर फील नहीं होगा। इसका एक, अगर मैं फैक्ट बताऊं आपको, तो इसका दूसरा फैक्ट मेरे को साफ तौर पर नजर है, मतलब इसका एक इम्पैक्ट नजर ये आता है कि इंडिया ने पूरी की पूरी एक बटालियन या जो भी है वो उठाकर, मैं इतना वो एक अप्रोक्सीमेट एक बड़ा सेक्शन ऑफ फोर्सेस आपके बॉर्डर से उठाकर अरुणाचल प्रदेश चाइना के बॉर्डर के ऊपर भेज दी। इसका मतलब वी आर नॉट टेकिंग यू दैट मच सीरियसली, क्योंकि हमें पता है कि आपकी लड़ाई हमसे है ही नहीं। तो ऐसे में इंडिया को प्रॉब्लम होगी तो मुझे नहीं लगता, इंडिया को तो बल्कि खुश होना चाहिए इस मामले में। अब दूसरी तरफ, मैं रियलिटी बता, बहुत लेमन फॉर्म में सोच रहा हूं, मैंने अभी बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च नहीं किया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल फैक्ट्स के बिहाफ पर मैं आपसे पूछ रहा हूं। आपकी हालत देखने के बाद मैं इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता हूं। मतलब मैं उस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का एक अर्डेंट सपोर्टर हूं कि हम आपके साथ बहुत सारे मामलों में हैं तो जरूर,
लेकिन हम किसी भी तरीके से आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर नहीं लड़ेंगे। अमेरिका इस चीज से नाराज हुआ कि इंडिया ने क्वाड को क्वाड बनने नहीं दिया। अमेरिका नाराज था हमसे कि भाई क्वाड नहीं बनने दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया बन जाते तो हम चाइना से, उसमें इंडिया ने, अब जब वो बन जाते तो इंडिया ने कहा ये एक कॉपरेशन का एक अलायंस है, हम इसमें मिलिट्री अलायंस नहीं जोड़ेंगे और इसमें वन फॉर ऑल फॉर वन वाली सिचुएशन में नहीं जाए। अमेरिका नाराज हुआ और बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उसके बाद जब क्वाड के अंदर क्या नाम है सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया को जोड़ने की बात की गई तो हमने उस क्वाड को कचरे के डब्बे में फेंकते हुए देर नहीं लगाई। लेकिन वो आपको देख के वो लगता है मुझे, क्योंकि अब आप सोचकर देखिए उसके पीछे का रीजन ही है, पाकिस्तान ने कितनी मुसीबत मोल ली है, आप सोचकर देखिए। क्या आप 1% भी सऊदी अरेबिया और ईरान में लड़ाई नहीं होगी इसकी गारंटी ले सकते हैं आज जो सिनेरियो चल रही है? यानी ईरान की मिसाइलें सऊदी अरेबिया पर जाएंगी ही जाएंगी और जा भी रही हैं, और हम लोग अब उन खबरों से इतने बोर हो गए हैं, लेकिन जा रही हैं। क्या आपको यमन के अंदर एंटर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? जिसे आप नहीं चाहते थे वो आपने एक बार को मना कर दिया। सऊदी अरेबिया इतना नाराज हुआ कि आपके साथ रिलेशंस खराब हो गए, और आपके एक प्राइम मिनिस्टर जो अमेरिका गए हुए थे, वहां आपके मतलब सऊदी प्रिंस का प्लेन लेकर गए हुए थे, सऊदी प्रिंस ने अपना प्लेन वापस बुला लिया, और आपको चार्टर्ड प्लेन या पता नहीं कौन से वाले प्लेन के अंदर, पैसेंजर प्लेन था इमरान शायद, खान। पैसेंजर प्लेन के अंदर वापस आना पड़ा। सोचकर देखिए डिफेंस पैक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। ये भी तो एक इम्पैक्ट होता है ना कि अल्टीमेटली आप अपनी लड़ाई में दूसरे का फायदा उठाएं या ना उठाएं, दूसरे की लड़ाई में आपको जाना ही पड़ेगा। और जब दूसरे की लड़ाई में जाना पड़ेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो बेफालतू में आपके ऊपर आएगी ही आएगी। अब टर्की की ग्रीस के साथ लड़ाई होगी ही होगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। टर्की की साइप्रस के साथ प्रॉब्लम है ही है, इसराइल की टर्की के साथ प्रॉब्लम है ही है। सऊदीया क्या करेगा सर? फिर सऊदीया क्या आप करेगा अगर टर्की पर अटैक हुआ? पाकिस्तान के तो चले, डॉलर दे वो देगा, बोलेंगे सोल्जर्स भेजो। सऊदीया क्या डॉलर दे करेगा? देगा, डॉलर दे देगा। ये भी तो मैं भी तो सोच रहा हूँ, सऊदी करेगा क्या? मुझे अब तक समझ में नहीं आया सऊदी करेगा क्या। सऊदी के पास डॉलर के अलावा है क्या? और देखिए माफ कीजिएगा, आपको कुछ बिलियन, 1 या 2 बिलियन, 5 बिलियन डॉलर से फर्क पड़ता होगा, सॉरी टू से हमें इतना नहीं पड़ता, हमारी कंट्री को इतना नहीं पड़ता, ये आप भी जानते हैं। हालांकि सऊदी आज की ही सर मैं इकोनॉमी कई से रिपोर्ट, सर मैं आज ही एक रिपोर्ट, सॉरी आपकी बात कर रही हूँ, आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, मैं आपको भेज भी दूंगी, सोशल मीडिया पर ही थी, कि वर्ल्ड बैंक से भारत ने पाकिस्तान से भी ज्यादा लोन लिया है, ज्यादा पैसे आपने बोरो किए हैं। तो सर ये वाला ताना तो हमें मारना बंद मुझे कर दें। मुझे इस चीज का बड़ा दुख है कि हमारे यहाँ एक अंबानी है, अंबानी के पास मेरे से ज्यादा लोन है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैं अंबानी से ज्यादा अमीर हूं, सिंपल। मैं अंबानी से कहीं ज्यादा अमीर हूं क्योंकि अंबानी ने मेरे से कहीं ज्यादा लोन ले रखा है, मैं तो लोन लेता सर आप नहीं। लोन का ताना तो सर आप हमें भी मारते हैं ना, आप लोग कहते नहीं रहते नहीं नहीं पाकिस्तान नहीं, लोन लेता दो रहता है। अलग अलग चीजें हैं मैडम जी। एक ने लोन लिया डेवलपमेंट पे, हमने उस लोन को लेकर ब्रिज बनाए, डैम बनाए, हमने उस लोन को लेकर एयरपोर्ट्स बनाए, हमने उस लोन को लेकर आईआईटीज, आईआईएम, एम्स, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाए। यानी हमारा पूरा फोकस डेवलपमेंट पर था। हमने उस लोन को लेकर लोन की पिछली किस्त को नहीं चुकाया, हमने उस लोन को लेकर किसी भी तरीके से दूसरी कंट्री का मतलब, हमने उस लोन को लेकर हमारे ऑफिसर्स ने फॉरेन कंट्रीज के अंदर किसी पिज्जा की या किसी चेन्स वगैरह, बिजनेस चेन्स वगैरह नहीं खरीदी। हमारा जो लोन लिया गया वो हमारी कंट्री के लोगों के लिए है, उससे हमने मेट्रो बनाई है, उससे हमने 99, हमारे जितना भी रेलवे लाइन है उसका 99% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है। तो लोन जो है वो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पर हमने लोन को खर्च किया वो इतना ज्यादा उस टाइम पर कमा रहे हैं कि वो लोन आराम से सस्ती दामों पर सस्ती किस्तों में चूकता हुआ नजर आ जाएगा। हमारे यहाँ लोन एक्सप्रेस वेज में को डेवलप करने के लिए मिला है, हमने वो लोन
चाइना से अपने एसेट्स बेचकर या अपने पार्क वगैरह बेचकर, जो इस्लामाबाद में हमारे एक मेजर साहब बताते हैं कि इस्लामाबाद में वो जो पार्क है वो चाइना के नाम कर दिया गया है, तो किसी पार्क को बेचकर हमने लोन नहीं चुकाया। हमने जो भी काम किया है वो अपने दम पे किया है। यहाँ क्योंकि ये रियलिटी है। और ये दूसरा देखिए, इस एक तरह चीज की पोस्ट जो शेयर की आरती जा जी, रही है ना सोशल मीडिया पे, पहली कि नहीं बात इसकी इतना। ऑथेंटिसिटी क्या है मेरे को ये नहीं पता, लेकिन 39.3 बिलियन डॉलर का लोन हमारी ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के अंदर, 4 ट्रिलियन डॉलर की जो जीडीपी है उसके अंदर 39.3 बिलियन कितना होता है, मैं अभी मैथ्स का इतना ज्यादा नहीं जानता। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इजी लोन्स हैं, सस्ते रेट्स पर हैं। और मैं जहां तक मेरे को नॉलेज है, आईएमएफ से जो लोन मिलता है उसमें और वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिलता है उसमें फर्क है। आपको हाथ फैलाना पड़ रहा है आईएमएफ के साथ, यानी आपको सर्वाइवल के लिए जो लोन चाहिए उसमें अमेरिकन अप्रूवल के साथ वो लोन मिल जाता, वो चाहिए हो। हमें देखिए ऐसे मैं लोन भी की जरूरत नहीं है। देखिए ये तो मैं भी आपसे यही समझना चाह रही थी, क्योंकि ये पोस्ट जो है आज सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल की जा रही है, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगी ये चक्कर क्या है। लेकिन साथ ही साथ, अगर जी आप कुछ कह रहे हैं, पहले आप बात कर लें। मैं इसे ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास मेरी जेब में 4,000 रुपीज हैं, मेरी जेब में 4,000 रुपीज हैं, और मुझे खर्चा चलाने के लिए जो अमाउंट चाहिए डेली का, और मेरे बैंक में 4,000 रुपीज के बाद मेरे बैंक में अप्रोक्सीमेट 800 रुपीज पड़े हुए, जो मेरे को खर्चा चलाने के लिए चाहिए। मंथली मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो अप्रोक्सीमेट 100 और 120 रुपीज है। अब ऐसे में 100 120 रुपीज तो मेरे को खर्चा चलाने के लिए चाहिए, 800 रुपीज मेरे बैंक में मौजूद है, 4,000 रुपए के हिसाब से मेरा बिजनेस चल रहा है, 40 रुपए का मेरे ऊपर लोन बताया जा रहा है, 40 रुपीज का। अब मुझे ये बताइए, मैं प्रेशर में हूं या एक कंफर्टेबल जोन में हूं? दूसरी सिचुएशन, 120 रुपए के आसपास की मेरी, 120 रुपीज के आसपास का मेरा टोटल बिजनेस चल रहा है, 4,000 वर्सेज 120 रुपीज का बिजनेस चल रहा है, 2 से 3 रुपए बैंक में है, 6 रुपए मुझे हर महीने चाहिए अपना घर का बेसिक खर्चा चलाने के, 3 रुपए बैंक में है जो कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं, 6 रुपए होने चाहिए। तो मैं हर रोज एफर्ट करता हूं कि 4 रुपए का लोन मेरे को कहीं से मिल जाए, जिसमें से पिछले वाली किस्तें दो चुका के मैं अगले वाला लोन ले। अब मुझे ये बताइए, और लोन इन टोटल जहां तक मुझे पता है मेरे ऊपर लगभग 120 रुपए की इकोनॉमी के ऊपर 140 रुपए के आसपास लोन है। कौन सा आदमी कंफर्टेबल जोन में है? 4,000 के बिजनेस वाला जिसके ऊपर 800 रुपए बैंक में पड़े हैं, 120 रुपए का खर्चा और 40 रुपए का लोन है, या 120 रुपए की इनकम वाला, मतलब बिजनेस वाला जिसके जेब में 2 रुपए पड़े हुए हैं और 6 रुपए रोज का खर्चा है, ठीक है, और 4 रुपए हर रोज उधार मांग के वो बैंक में जमा इसलिए करवाता है कि बैंक वाले पीछे ना पड़ जाए और हाँ। उसकी क्रेडिबिलिटी लॉस ना हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे हिसाब से फर्स्ट कंडीशन 4,000 वाली इंडिया की है, क्योंकि 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। मैं बहुत ज्यादा इसको वो इजी उसमें नहीं दे पा रहा। ठीक है, तो 40 रुपए का शोर मचाया जा रहा है। आप मचा रहे हैं कि हमारा तो लोन 4 रुपए का है और इनका 40 रुपए का है। अरे प्रभु, 4 रुपए और 40 रुपए के कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं तो 120 और 400 4,000 रुपए का भी कर लीजिए, और ये भी बता दीजिए कि जिसके सर पे 40 रुपए का लोन है उसके बैंक में 800 रुपए पड़े हुए हैं, और जिसके सर पे 4 रुपए का लोन है उसको 4 रुपए हर रोज उधार मांगने पड़ रहे हैं ताकि बेसिक खर्चे चलाने पड़ जाए। वो उधार मांग मांग के जी रहा है, और अगर वो 4 रुपए का लोन जिस दिन नहीं मिला, 4 रुपए का लोन जिस दिन नहीं मिला वो डूब जाएगा, इसलिए वो घर के सामान बेच रहा है। कभी जाके टीवी बेच के आ जाता, कभी फ्रिज बेच के आ जाता, कभी टेबल बेच के आ जाता है। अब कौन बुरी कंडीशन में? और मजे की बात, जो टेबल फ्रिज कूलर घर के बेच बेच के है, वो तमंचा खरीद के ला रहा है, चाकू खरीद के ला रहा है कि मैं 4,000 वाले को मार दूंगा। 4,000 वाला कह रहा है भाई तरक्की कर ले, कि ना मैं तेरे से लड़ूंगा, और लेकिन 2 थप्पड़ खा हरी के वापस चला आया था। हरिमोहन जी, मैं लास्ट में ये जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारे DGISPR साहब को बहुत बुरा लगा कि अफगान जो आपके यहाँ आए थे अफगान डेलीगेशन, उसने कहा कि डीएनए इंडियन है। तो वो कह रहे हैं जी, अगर ये इंडियन है या इनका डीएनए इंडियन है, और अगर
कोई इनके दोस्त हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, तो फिर ये भी नॉन मुस्लिम हो गए। इस तरह का स्टेटमेंट भी उनकी तरफ से आया। क्या कहेंगे आप, ये डीएनए पे इतना हंगामा क्यों? मेरे को तो ये लग रहा है कि अब आपके मुसलमान होने पे समस्या हो गई है। चैलेंज हो गया। डीएनए से ज्यादा तो आपके मुसलमान होने पे समस्या हो गई है, और आप पे थोड़ा ना, वो जो इंडिया के अंदर शोर मचा रहे हैं उनकी समस्या हो गई है। रियलिटी है। आप एक बात बताऊं मैं आरजू, ठीक है, एक एनिमोसिटी एक अलग लेवल की है, पॉलिटिक्स ज्यादा है उसमें। एक बहुत कंफर्टेबल जोन में आप सोचकर देखिएगा, पाकिस्तान के लोग और बांग्लादेश के लोग दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से में जब किसी इंडियन से मिलते हैं तब ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, या इंडियन की जगह किसी दूसरे से जाके मिलते हैं तब जाके कंफर्टेबल रहते हैं। क्या सऊदी अरेबिया के लोग आपको वो रिस्पेक्ट देते हैं जो वो कतर, इराक, कुवैत, इवन ईरानियन को देंगे? आई कैन से अरेबियंस जो हैं वो आपको हिंदी ही बोलेंगे, हिंदी, जहां तक मुझे पता है। अरेबियंस पाकिस्तानी को हिंदी बोलते हैं क्योंकि उन्हें एक रेस से मतलब है। सारे ही जब मुसलमान हैं तो वो रेस मैटर कर रही है। जिस डीएनए की बात की जा रही है उसमें रेस या मिक्सचर ऑफ रेस यहां मैटर कर रहा है। आरजू अगर अपनी फैमिली ट्री को की रूट्स को खंगालने की कोशिश करेगी तो कोई ना कोई रामलाल निकले। जो कमर चीमा है उसके नाम के आगे जो चीमा है वो पंजाबी सरनेम है, जो एक डेरा पंजाब में होता था उसका सरनेम है। ऐसे ही आपके यहाँ चौधरी जो हैं वो हिंदुस्तान में, भारत में मिलते हैं। आपके वो जो सफेद दाढ़ी वाले मौलाना हैं वो तो अब मेरे ख्याल से कनाडा वनेडा कुछ मामला था, वो भी वाजिबुल कत्ल हो गए थे, गुस्ताखे नबी उनसे भी हो गई थी। वो मौलाना एक बार कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो पृथ्वीराज चौहान के 4 बेटों में से एक ने इस्लाम कबूल कर दिया था, मैं उनकी औलाद। यानी वो मान रहे हैं। तो जब सभी मान रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लड़ाई किस चीज की है? क्या लड़ाई इस्लाम के नाम पर हो रही है? अगर सिर्फ इस्लाम के नाम पर होती तो आप और अफगानिस्तान एक होते और सारे इंडिया से लड़ रहे होते। तो क्या लड़ाई शिया सुन्नी की है? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ भी शिया है, वहां वो सुन्नी है ज्यादा, अफगानिस्तान में भी सुन्नी है। क्या लड़ाई देवबंदी बरेलवी की है? तो माफ कीजिएगा, वो अफगानिस्तान वाले भी देवबंद होके गए हैं और वहां तो बढ़िया उनका स्वागत वगैरह हो गया और सब चीजें हो गई हैं। नतीजा कुछ और है। आपके यहाँ मतलब आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है, वो इस अच्छा मजे की बात ये, अफगानियों का आपसे ज्यादा फंडा क्लियर है। अफगानियों का फंडा पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा क्लियर है। पाकिस्तानी कंफ्यूज है। और ये मैं आज से नहीं, ये जब मैं किसी टाइम पर यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा होता था और अपने दोस्तों से बहस कर रहा होता था, तब मेरा ओपिनियन पाकिस्तान के बारे में यही था। मतलब मैं 8-9 की बता रहा हूँ। और उसके बाद जब मैंने पहली बार सोशल मीडिया पे आना शुरू किया और ये ओपिनियन रखा, तब भी मतलब ये ओपिनियन रखा तो लोग एग्री करने लग गए कि पाकिस्तान एक कंफ्यूज रेस है, पाकिस्तान एक कंफ्यूज स्टेट है। प्रॉब्लम ये है कि वो हिस्ट्री क्लेम नहीं कर पा रहा। आपके साथ प्रॉब्लम ये है। अच्छा, आप अपनी अगर मिसाइलों के नाम बताएंगे तो आपके पास अपनी मिसाइलों के आपकी रूट्स से जुड़े हुए नाम नहीं है। आपके पास एक ऐसा नाम नहीं है जो आपकी रूट से जुड़ा हुआ। आप अपनी किसी मिसाइल का नाम बाबर तो रख सकते हैं, हुमायूं नहीं रख सकते जहां तक मुझे पता है। हुमायूं नहीं रख सकते क्योंकि हुमायूं का मकबरा तो इंडिया में है। आप अपनी किसी मिसाइल का नाम अकबर नहीं रख सकते, जहांगीर नहीं रख सकते, शाहजहां नहीं रख सकते। अब अगर मुसलमान ही होना चाहिए तो जहांगीर और शाहजहां नहीं रख सकते, औरंगजेब तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। तो रखेंगे क्या भाई? कुछ तो अफगानिस्तान से सारे नाम लिए गए ना। प्रॉब्लम यही है। अब आप लेके आते हैं जी अब्दाली। अब्दाली तो आपका था नहीं, अफगान कहता अब्दाली तो मारा दादा था। हमारे हरियाणा में कहते हैं मारा दादा था भाई, थारा कितना था। यानी जिस अब्दाली का नाम ले रहे हो हमारा था। बाबर तो उज़्बेक था, हुमायूं इंडियन हो गया लेकिन बाबर उज़्बेक था। अब शाहीन वो मेरे ख्याल से ईरानियन कोई नाम है। अरे भाई आपका है क्या? इसलिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट हो चुकी है। और यही रीजन है कि कभी आप धीरे धीरे प्लेस करते हैं अपने आप को अरब्स के साथ, अरब्स के साथ अनकंफर्टेबल हुए तो जाके प्लेस कर लिया टर्क्स के साथ,
वो इस्तांबुल गाजी समथिंग कुछ भी था, वो कौन सा था, इर्तुगरुल गाजी समथिंग, उसको देखने के लिए तो आपके प्राइम पता नहीं मिनिस्टर, है, तो मैंने भी नहीं देखा वो, वही शायद जो वही भी है, पाकिस्तानी होंगी, मैंने वो नहीं देखा। जो भी है, आपके प्राइम मिनिस्टर तक को कहना पड़ा कि एर्तुगरुल गाजी देखिए। वो रीजन क्या? क्योंकि अब आपको अपनी आइडेंटिटी, रेशियल आइडेंटिटी देखनी है। अफगानिस्तान के पास एक रेशियल आइडेंटिटी है कि वो अफगान है, सिंपल। उनकी अफगानी आइडेंटिटी किसी और से मैच नहीं हो रही, इसलिए उन्हें किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये हमारे एथिक्स हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं, ये हमारे कस्टम्स हैं, ये हमारे ट्रेडिशंस हैं और ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उसके लिए उन्होंने रशियन से लड़ाई लड़ी, उसके लिए उन्होंने अमेरिकन से लड़ाई लड़ी, ब्रिटिशर से लड़ाई लड़ी, आपसे लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका इंटरेस्ट अपने रेस, अपने कल्चर के लिए है। आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपका जो पंजाब है वो तो पंजाबियों से मिलता है। अच्छा, पंजाबी उर्दू, पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोल रहे होते हैं, और हमारे यहाँ का आके कोई भी एक अदना सा बंदा या कोई भी सिंपल सा बंदा आकर आपको चार बातें सुना के चला जाता है कि मुझे उर्दू मत सिखा, तुम जिस उर्दू को पंजाबी एक्सेंट में उधारी की लैंग्वेज से बोल रहे हो वो मेरे यहाँ पर पैदा हुई थी, तो तेरे से अच्छी उर्दू मैं बोलता हूँ, जैसे मुझे मत समझा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप एक आइडेंटिटी जिसे ढूंढ रहे हैं, वो अफगानी आपको आईना दिखा रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारा डीएनए इंडियन है, और आप लोगों के यहाँ एक एफर्ट शुरू हो गया। रियलिटी में आप एक एफर्ट शुरू कर चुके हैं, और ये आपका, जिसे कहते हैं ना कि आपकी खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस को इम्प्लोड करेगा, एक्सप्लोड नहीं करेगा, इम्प्लोड करेगा। अब आप हड़प्पा को क्लेम कर रहे हैं, अब आप भारतनाट्यम को क्लेम कर रहे हैं। अरे काका, जब भारतनाट्यम को क्लेम कर रहे हैं तो उसमें जो भारत है वो भारत है, इंडिया, भारत, हम है, वो आप नहीं है। और अगर वो आप क्लेम कर रहे हैं तो आप भी वही है जो हम है, तो लड़ क्यों रहे हो? तो अल्टीमेटली एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ आ रहा है। और अगर आइडेंटिटी क्राइसिस आपके यहाँ क्रिएट, अगर आपने हड़प्पा को क्लेम कर लिया ना, आरजू आरजू, आपकी अगर आपकी सोसाइटी हड़प्पा पे डिस्कस करने लगी, अगर आपकी सोसाइटी ने हड़प्पा को क्लेम कर लिया, आई कैन गारंटी जिस दिन आपने हड़प्पा को क्लेम किया उस दिन आपका जो भी एक पूरा सिस्टम, बड़ा सा सिस्टम बना रखा है ना कि जी हम ये, हम वो, हम ऐसे, हम वैसे, वो सब कोलैप्स करता हुआ नजर आएगा, सब कोलैप्स करेगा। आई कैन गारंटी, आई वुड से, अरे वो जो आपकी वो जो है ना 7th सेंचुरी से पहले जी, मीर कासिम आया था, उसने एक बुढ़िया को चीखते हुए सुना, और ये सब चीजों की जो कहानियां बता रहे होते हैं सब हो जाएंगी, और वो सब फिर डिस्कस कर रहे होंगे अस्सी तो हिंदू थे भाई, वो यही कहेंगे यार हम तो हिंदू थे। आपके कितने ट्रेडिशंस हैं जो आपको पता ही नहीं, और वो सारे हिंदू हैं। बिल्कुल, अभी तक है, अभी तक जो शादी के फंक्शंस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, सब उसी तरह से होते हैं, आपके हल्दी, मेहंदी, बारात, सब। आपके मौलानाओं को खुद ही, अच्छा मजे की बात, आपके मौलानाओं को ये नहीं पता लग रहा है यार कौन सी लैंग्वेज में बोले, अरबी में बोले, फारसी में बोले, अफगानी में बोले, उर्दू में बोले, हिंदी में बोले। प्रॉब्लम ये उर्दू आधी तो हिंदी है, हाँ, उर्दू मेजोरिटी मिक्सचर है, उर्दू हिंदी है। अब वो ये कह रहे हैं विश्वास कीजिए चांद निकल आया, आप ही के यहाँ का इंसिडेंट है कि विश्वास कीजिए चांद निकल जाए, जो भी विश्वास। अरे भाई, विश्वास शब्द हिंदी का है, कुमार विश्वास हमारे यहाँ एक वो है, तो उर्दू तो वैसे ही मिक्सचर है ना डिफरेंट लैंग्वेजेस का, जिसमें संस्कृत भी है, अरबिक भी है, टर्किश भी है। हाँ, अफगानी यही तो कह रहे हैं कि मेरी अफगानी लैंग्वेज मेरी, तेरी जो उर्दू है वो तो खिचड़ी है, पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम लोग, उसको मानता भी नहीं है कोई कि अल्फाज, वो हर्फ और अल्फाज पता नहीं कहां कहां से उठा के कौन कौन से डाल रखे हैं। तो वो यही तो कह रहा है भाई, मान जाओ कि तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा कल्चर, ट्रेडिशन, सब चीजें इंडियन है, ऐसा और ही है। इस वजह से वो कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं, जो लड़ाई आप इंडिया के साथ लड़ रहे होते थे नैरेटिव वॉर की, आपसे कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुली वही लड़ाई अफगानी लड़ रहे हैं आपके कंट्री के अंदर। इस एक लाइन का इम्पैक्ट क्या हो, पॉसिबली समझिए। उसने अफगानियों को नहीं कहा, उसने पठानों पश्तूनों को नहीं कहा, उन्होंने किसको कहा? पंजाबियों को कहा कि तुम्हारा डीएनए तो इंडियन है,
और जो मरकला हिल्स या यूं कहें इंडस से वेस्ट वाले हैं, खैबर पख्तूनवा वाले इलाके, उनको कहा कि तुम्हारा डीएनए हमसे मिलता है। जिस दिन पाकिस्तान में ये डीएनए का आइडेंटिटी या डीएनए की एक डिस्कशन शुरू हो गई, आपके यहाँ एक जो फॉल्ट लाइंस हैं वो और ज्यादा बढ़ेंगी कि मैं पठान, तू पंजाबी, तू तो इंडियन है। और जिस दिन आपके यहाँ इंडियन वर्ड शुरू हो गया ढंग से, और अगर अफगानी ढंग से खेल गए, उस दिन आरजू फिर बात कर रही होगी कि हम क्या करें। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कुछ नहीं करना, जय श्री राम बोलना शुरू कर दो। बिल्कुल। खैर सर, देखे आइडेंटिटी क्राइसिस तो हमेशा से पाकिस्तान में है और शायद हमेशा रहेगा, क्योंकि ये मानने वाले नहीं है कि इनका डीएनए अच्छा, इंडियन है। एक मजे की बात, अफगानिस्तान के अंदर जो राजा कनिष्क था उसको अपना पुरखा मानते हैं, पाकिस्तान वाले तोड़ते घूमते हैं, क्योंकि आपके पास हिस्ट्री नहीं है, हमारे पास तो हिस्ट्री है ना भाई। मेरा पूरा नाम है हरि नहीं, मोहन हमारी कौशिक। आपकी हिस्ट्री अलग अलग थोड़ी है, हमारी आपकी हिस्ट्री एक ही नहीं, है। आप उसको मानते नहीं है भाई। मेरे को अपने बच्चों को बताना है कि भाई हम क्या हैं। भाई मैं ब्राह्मण हूं तो किस वजह से कि मेरे जो संस्कार हैं, शिक्षा है, वो इस तरीके से है। भाई हमारे पुरखे कौन थे कि मेरे पुरखे इस धरती के ऊपर जो विश्वामित्र होते थे, परशुराम होते थे, वो थे। उनके रूट्स हमारे, भले ही वो फिजिकल एविडेंस मौजूद ना हो, लेकिन किताबों में उनके नाम मेंशन है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से वो मेंशन है। हम जिस गायत्री मंत्र का जिक्र करते हैं, मतलब हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम जिस गायत्री मंत्र को सुबह उठ के पढ़ते हैं, वो मेरे पुरखों में से एक ने, वो भगवान विश्वामित्र ने लिखा है। महर्षि विश्वामित्र अगर वो गायत्री मंत्र लिख रहे हैं और 8-10 हजार साल से वो लोग रिसीट कर रहे हैं, तो मेरी तो रूट्स है ना, ये मैं क्लेम कर रहा हूं। आप कंफ्यूज हैं कि यार मेरी रूट्स कहाँ हैं। अब मेरे को अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, मैं जाके बुक्स में ढूंढता हूँ कि बताओ हमें क्या करना चाहिए। हमारे हर चीज के जो भी मंत्र वगैरह होते हैं उनके ऊपर हम रिसर्च कर, मतलब अगर ढूंढना भी है तो किताबों में ढूंढेंगे, आपके पास नहीं है। आप हैं इंडियन, रूट्स इंडियन, और ढूंढ रहे हैं अरब कंट्रीज के अंदर। अरे भाई, बिल्कुल वो अरब कंट्री में जो बुर्का पहन रखा था वो इसलिए पहन रखा था ताकि धूल ना चढ़े, धूप ना लगे। आप उस बुर्के को बारिश के दिनों के अंदर सड़कें साफ करते हुए घूम रहे हो, ये क्या बकवास है। नहीं सर, डेफिनेटली डीएनए की है और उससे इनकार करने से ये नहीं, बचत नहीं हो सकती। पाकिस्तानियों को आइडेंटिटी लेकिन आप क्राइसिस मान जो है लेंगे उसमें से तो निकलना। प्रॉब्लम ज्यादा है। आरजू मान लेंगे तो फिर बंटवारा क्यों हुआ। नहीं, देख वो तो हो गया ना, लेकिन अब तो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होना चाहिए भाई। अब अब उससे तो प्रॉब्लम बंटवारा यही में तो उसको हम है वापस तो कि नहीं जा जिस सकते। दिन आरजू, जिस दिन मान लिया कि हमने, भाई हम तो एक ही हैं, तो अगला सवाल आप ही के लोग आपसे पूछेंगे, तो भाई हम बंटवारा क्यों हुआ। और बंटवारा होने के बाद दूसरी बात ये बताओ, हम लड़ क्यों रहे हैं जब एक ही हैं तो लड़ क्यों रहे हैं। और जैसे ही नहीं, जब आपके यहाँ सवाल पूछा जाएगा यार लड़ क्यों रहे हैं, और वो लड़ाई बंद हो गई, तो फिर ये है कि एक वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर लड़ना नहीं तो हम करेंगे क्या। अरे आपके यहाँ सबसे बड़ा बिजनेस तो जिहाद है भाई, वो जिहाद कहाँ अरे करेंगे। नहीं नहीं सर, वो और बड़ी जगह है सर। इस वक्त हम अफगानिस्तान के साथ भी जिहादी कर रहे हैं, लेकिन खैर इसके ऊपर अच्छा, सर हाँ ये बात भी सही है, जन्नत अफगान वालों को मिलती है, आप वालों को। सर टॉस करते हैं ऊपर जाके शोले की तरह और दोनों तरफ हमारा ही फेवर है। जैसे शोले में था ना, दोनों तरफ सिक्के में एक ही था, तो वो वही वाला सिक्का हमने ले लिया बच्चन साहब से, और हम उससे करके फिर जन्नत में निकल जाएंगे। तो आप हमारी टेंशन ना मतलब लें। वैसे रियलिटी है, मतलब अगर ईरान और अफगानिस्तान में, अच्छा एक बात है वैसे मजे की बात है सोचने वाली, अगर मान लिया इन केस, अब हम दोबारा से उसी पे आते हैं, अफगानिस्तान मतलब आपका पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की मिलके अब ईरान से लड़ना शुरू कर देते हैं, तो जन्नत किसे मिलेगी, कौन से वालों को। सर म्यूजिकल चेयर कराएंगे। जन्नत में हो। क्यों? जन्नत में म्यूजिकल चेयर नहीं हो सकती क्या? हो सकती है अरे इस्लाम में तो म्यूजिकल। म्यूजिक बंद है। नहीं सर, म्यूजिकल चेयर करेंगे और उसके बाद अरे सर हो जाएगा। आरजू, इस्लाम में तो म्यूजिक ही हराम है ना, तो सर वो कैसे तो बहुत करेंगे। कुछ आराम है, लेकिन हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं हमारी टेंशन मत ले। हम सिवाय पोर्क खाने के सर सब कुछ करते हैं, जो जो हराम लिखा हुआ है वो वैसे तो आपको स्पेशली पता है करते जिन्ना हैं। पॉर्क सबसे ज्यादा पसंद करके खाता था, हाँ, सुना है मैंने। जिन्ना को पॉर्क सबसे ज्यादा पसंद था। हाँ और उससे ज्यादा मजे की बात है कि हिंदू बनिए ने पूरे पाकिस्तान की बैंड बजा दी, दो बंदों ने।
2 बंदे, एक वो जो इल्लामा इकबाल है, वाह, कश्मीरी ब्राह्मण था वो, कश्मीरी पंडित था, उसी का कजन तेज बहादुर सुरू था। मजे की बात, दोनों ने जो पाकिस्तान की बैंड बजाई, सच बता रहा हूं, इतने अजीब अजीब प्रिंसिपल्स आप लोगों को दे दिए, आप उसमें खुश हो रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा, तराना मिल्ली दे दिया। अरे भाई, तराना मिल्ली के चक्कर के अंदर आप सबसे लड़ बैठे। तराना सर मिल्ली जब आया, अब सर वो जमाना नहीं रहा, अब लोग बहुत बदल गए हैं, अपने आरजू हिसाब से भी किससे बात नहीं कर। लड़ रहे। ग्रूमिंग गैंग्स ब्रिटेन के अंदर किसकी वजह से हैं? कौन है वो जो ग्रूमिंग गैंग बना रहा है? किसके अगेंस्ट पूरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? अमेरिका के अंदर कहीं पर भी देख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां से क्रिएट हो रही है? उस तराना मिल्ली ने तो किया था। वो सारे मजे लिए सर जा रहे हैं। लेकिन उसका कुछ तो इलाज निकालना होगा ना सर, उसको कहीं तो सही भाई करना होगा जो गलत हो गया। सोच के देखिए आरजू, क्या अफगानिस्तान से इतने टेररिस्ट निकलते हैं जितने पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम लगते हैं? सर अच्छा, ये तो कहते हैं कि अफगानिस्तान का सारे ब्लेम अफगानिस्तान के, ये तो सारे अफगानिस्तान के नहीं, बता रहे हो। ये नहीं कहते। दुनिया में जो रियल रूट्स हैं, रूट कॉज है उसका, वो कौन है? अफगानी, ईरानी, अरेबियंस कौन है? मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी है। कोई एक हो, बता दो प्लीज। नहीं नहीं सर, मुझे लगता ईरान नहीं है। ईरान से तो, सर ईरान से तो नहीं है सच टेररिस्ट निकल रहे, लेकिन बहरहाल आपका इशारा जिस तरफ है वो आप हमारी तरफ ही देख रहे होते। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान से भी नहीं है, अफगानिस्तान से भी नहीं है। फिर ठीक है, हाँ, पाकिस्तान अब रियल कंपटीशन में अगर किसी कंट्री से है तो वो बांग्लादेश। अगले कुछ साल में बांग्लादेश से आपको ऐसे लेकिन ही सब चीजें निकलती हुई नजर आएंगी। लेकिन सर ये बात तो मेरे ख्याल है हमें एक और शो करना पड़ेगा, और उसमें हम जरा बांग्लादेश को डिस्कस करें। बांग्लादेश में जो टेररिज्म हो रही है या अगर बनाई जा रही है, तो उस पर डेफिनेटली मैं बात करना आप चाहूंगी। तो मुझे, मैं सच बता रहा हूँ आपको, इस मामले में से मैं अब, ठीक है, मैं अपने काम में बिजी था और कुछ ज्यादा ही था, लेकिन हाँ, इस पर एक काम डिस्कशन करेंगे कि बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है भाई। हाँ बिल्कुल, क्या कहाँ चल खड़ा है रहा है और क्या बांग्लादेश? और कैसे, बिल्कुल बांग्लादेश पे। और मुझे आपसे ही बात करनी है, और मैं आपको एक दो दिन में बिल्कुल कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। अब आप चेक कर लिएगा पूरा बांग्लादेश का, कंगाल डालें 2 दिन में।